हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इंडिया और चाइना, पहले तो इंडिया और पाकिस्तान होते थे जो नेचुरल राइवल्स है। आज के दिन नेचुरल और ट्रेडिशनल राइवल्स का अगर खिताब दिया जाए तो वो इंडिया और चाइना को दिया जाएगा कि दोनों के दोनों आज के दिन एक दूसरे से नेक टू नेक फाइट के अंदर हैं और दोनों के दोनों देश साउथ एशिया और साउथ एशिया के साथ साउथ ईस्ट एशिया के साथ अफ्रीका के अंदर और खासकर अफ्रीका के अंदर दोनों के दोनों देश अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ खुले तौर पर शह और मात का काम चल रहा है और इसी शह और मात के खेल के अंदर एक दूसरे को पिछाड़ने की या एक दूसरे को कमजोर करने की जो सिचुएशन है, जो साजिशें चल रही हैं, आज उसके ऊपर मैं छोटा सा डिस्कशन करने जा रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं। हम लोगों की जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर दी है और इस जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर दोस्तों जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे यूपीएससी, पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब बच्चों को हम बेसिक एनसीईआरटी करवाने की तैयारी कर रही हैं। और इस बेसिक एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर है, जिसके अंदर पूरे की पूरी एनसीईआरटी के बेसिक्स तो आपको पढ़ाए ही जाएंगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि कोरोना पीरियड में किसी के पास पैसे नहीं है, हमारी भी हालत खराब है, तो समझ सकते हैं दूर दराज बैठा हुआ गांव देहात के अंदर बैठा हुआ बच्चा जो काफी ज्यादा सिचुएशन खराब में है, उस बच्चे को पैसे की समस्या होगी। और ऐसी सिचुएशन में हमने मोस्ट मिनिमम कोर्स 500 रुपीज पर मंथ के अंदर आपका ये एनसीईआरटी का कोर्स चालू करवाया है। नया बैच चल रहा है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी सीट फिक्स करवाएं। देखो बच्चों, जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है दोस्तों अफ्रीका का मामला कि इंडिया ने चाइना को कहां पर पटकनी दी। दोस्तों, इंडिया ने चाइना को जो पटकनी दी, मामला है अफ्रीका का। अफ्रीका के अंदर एक देश है साउथ सूडान। अगर आप देखेंगे तो ये जो साउथ सूडान और ये जो नॉर्थ सूडान है, जिसे सिर्फ सूडान के नाम से जाना गया, ये पहले एक देश होता था और दोनों के बीच में खूब जबरदस्त लड़ाई होती थी। ऊपर जो सूडान है इसमें अरब लोग रहते हैं और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो ट्राइबल लोग हैं, अफ्रीका के ट्राइब्स हैं, वहां वो लोग रहते हैं। अब यहां सिचुएशन को समझिए, ये एक टोटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये टोटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहां पर डेडली वॉर चली 70-80 साल तक लगातार यहां पर वॉर चली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साउथ सूडान के अंदर ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज के साथ साथ दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है, इसके पास कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, जमीन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में या तो ये टोटली केन्या के ऊपर डिपेंडेंट रहता है या फिर इथोपिया और जिबूती वगैरह से होते हुए आगे बढ़ता है। ऐसी सिचुएशन में इसकी काफी ज्यादा सिचुएशन खराब रहती है। यहां पर गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है। अगर इसकी लीडरशिप को भी देखोगे तो दूर से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से अपनी सिचुएशंस को चला रहे हैं। और दूसरी तरफ, और यहां ये सिर्फ साउथ सूडान का मामला नहीं है, पूरे के पूरे मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि साउथ अफ्रीका से लेकर और ये बीच के जितने भी कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका ये हाल है। 56 देश हैं और साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन का हाल है। यहां सबसे बड़ी खास बात यह है, रिसोर्सेज इस जगह पर सबसे ज्यादा हैं, मिनरल्स इस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा हैं, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एथनिसिटी इतनी ज्यादा डिवाइडेड है कि एक दूसरे के गले काटते हुए नजर आते हैं, चाहे नाइजर हुआ, चाहे चाड हुआ, चाहे माली हुआ, माली से लेकर मॉरिशियाना से लेकर हर जगह कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा है। हर जगह कोई ना कोई एथनिक ग्रुप दूसरे से लड़ रहा है, मार रहा है, काट रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में एथनिसिटी अपनी पीक पर रहती है, यानी पॉलिटिकल टर्मोइल है और अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं। कब कौन सी गवर्नमेंट उठाकर बदल दी जाए, जैसे माली के इस टाइम पर माली के अंदर सरकार बदल दी गई है। यहां के जो कार्यवाहक राष्ट्र इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसको बंदी बना लिया सेना ने, और फ्रांस की आर्मी जो है वहां पर बैठी हुई है। लेकिन फ्रांस की आर्मी जो है वो धमकी दे रही है कि भैया भाड़ में जाओ, अगर दिमाग खराब किया तो हम चले जाएंगे यहां से। शॉर्ट में यह है, पूरा एरिया जो है कमजोर है, डिस्टर्ब्ड है, बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे में यहां पर इनको चाहिए डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की अगर खास बात देखी जाए तो अमेरिका एंड यूरोप वर नॉट इंटरेस्टेड। अमेरिका और यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा
इंटरेस्टेड नहीं है इस इलाके में, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की खास बात यह रहती है इस पूरे, उनकी पॉलिसी को अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ट्रेड और ट्रेड रूट्स पर कब्जा करना चाहते हैं। वो हमेशा ट्रेड और ट्रेड रूट्स पर भरोसा करते हैं कि जहां व्यापार हो और व्यापार करने के साथ साथ जो व्यापार मार्ग हो। यही रीजन है यूरोप और अमेरिका इस पूरे इलाके पर तो कब्जा रखेंगे, समझे। यहां इस पूरे इलाके पर जो जो मैंने रेड लाइन खींची है उसके ऊपर पूरा कब्जा रखेंगे और उन्हीं के आसपास के देशों के ऊपर वो लड़ाई करेंगे या अपना असर रखेंगे, समझे। और उसके ऊपर वाले देशों को भी देख लेंगे, यहां पर ही असर रखा जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि अमेरिका और यूरोप को इन देशों से कुछ खासा मतलब है तो बिल्कुल खास मतलब नहीं है। लेकिन यहां असलियत में सबसे पहले नजर गड़ाई एक देश जो नई नई सुपर पावर बन रहा था, चाइना, और 2000 के आसपास तक जब उसके पास इन्वेस्टमेंट्स की वजह से उसकी ट्रेजरी फिल होने लगी और उसके पास फंड्स इकट्ठे होने लगे, पैसा बड़ा जबरदस्त आने लगा, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा था चाइना जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा था और लगातार प्रोग्रेस कर रहा था। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन रहा था, लगातार प्रोग्रेस कर रहा था, तो उसी का नतीजा यह था कि इस चाइना ने अपने फंड्स को ट्रांसफर करना शुरू किया इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में अफ्रीकन कंट्रीज में। और खास बात यह है उसके अंदर लोन की फॉर्म में या फिर डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में बहुत सारा पैसा अफ्रीकन कंट्रीज को दिया। यूरोप और अमेरिका की खास बात यह है कि ये लोग एक बड़ा हिस्सा एड की फॉर्म में देते हैं कि आप पैसे दो वापस मत देना। कुछ पैसा जो है वो मतलब लोन की फॉर्म में और बहुत सॉफ्ट लोन की फॉर्म में देते हैं और टर्म्स कंडीशंस क्लियर होती हैं। यूरोप और अमेरिका कैसे भी हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्लियर है, लोन की फॉर्म में दे, वो मतलब एड देंगे, टर्म्स कंडीशंस क्लियर रखेंगे और सस्ता ब्याज रखेंगे। चाइना की खास बात क्या है, अच्छा एक तो चीप लोन मिलेगा यूरोप से, एड मिलेगी, चीप लोन मिलेगा और लॉन्ग टर्म मिलेगा और टर्म्स कंडीशंस क्लियर मिलेंगी, यानी आप उनको आराम से उतार सकते हैं। इंडिया ने भी खूब सारा लोन ले रखा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। 1990s तक का जो पूरा इलाका है हिंदुस्तान के ऊपर आईएमएफ का बहुत तगड़ा लोन होता था। यस, हम बच्चे होते थे तब पढ़ते थे कि आईएमएफ, लेकिन उसके बाद भारत ने जिस तरीके से आईएमएफ का लोन उतारना शुरू किया तो बड़े अमाउंट में, और अब भारत जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टर है, उसको लोन देता है, वहां से लेता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया अपने आप में काफी ताकतवर देश बन चुका है। और चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाइना कभी भी लोन देगा तो टर्म्स कंडीशंस क्लियर नहीं होती। टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो सारी की सारी हिडन होती हैं, छिपी हुई होती हैं, समझे। इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस भाई नॉर्मली किसी भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट आती है, मान लिया कोई फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर मान लिया कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही है, तो वो सिर्फ अपनी टॉप मोस्ट लीडरशिप भेजेगी और ग्राउंड लेवल से लेकर और बड़ी लीडरशिप तक इंडियन ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, इंडिया के लोग काम कर रहे होंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो रोजगार है, ये बहुत ज्यादा मदद करता है देश की डेवलपमेंट में। लेकिन चाइना की खास बात क्या है, जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो असलियत में लेबर जो है वो छोटी से लेकर बड़ी मैक्सिमम लेबर चाइनीज होती है। सीपैक, चाहे पाकिस्तान का सीपैक इसका बेस्ट एग्जांपल है, पाकिस्तान का सीपैक इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब सीपैक बेस्ट एग्जांपल है तो आप अंदाजा लगाकर देखिए सीपैक किस तरीके से पाकिस्तान को इसका कोई फायदा थोड़ा ना हुआ। इतना सारा इन्वेस्टमेंट, यहां तक कि इमरान खान जो प्रधानमंत्री है, जब वो नए नए आए 2018 में, तो 2018 के एंड में उन्होंने पूछा चाइना से, और क्लियर वर्ड्स में पब्लिक के बीच में आके पूछा कि हमें टर्म्स कंडीशंस क्लियर करके बताओ कि हमारे पुराने जो ऑफिसर्स हैं या जो हमारी पुरानी सरकार है उन्होंने किन टर्म्स कंडीशंस पर लोन लिया था। यकीन मानिए पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। यही सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम अफ्रीका के देशों के साथ आ रही हैं। चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके इन सारे देशों को बहुत सारे लोन तो दे दिए, लेकिन लोन के ट्रैप के अंदर फंसाया, जिसे डेट ट्रैप कहा जाता है। यानी पुराने टाइम के जो सुखी लाला हैं,
आपने पुरानी फिल्म देखी होगी मदर इंडिया। मदर इंडिया में सुखी लाला जो है वो क्या काम करता था, लोन तो दे देता था, पैसे मांगोगे दे देगा, और कितने अंगूठे कहां लगवाएगा किसी को समझ में नहीं आएगा, और उसका लोन चुकाया ही नहीं जा पाता था। ये अफ्रीकन कंट्रीज आज के दिन इस ट्रैप में फंस चुकी थी, और लगभग हर गवर्नमेंट चाइना से नाराज चल रही है। अब ऐसे में इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया भी, ऐसा नहीं है इंडिया इन अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ नहीं कर रहा, इंडिया कर रहा है, लेकिन इंडिया की जो है वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। इंडिया की जो है वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। इंडिया हमेशा हेल्प करने में भरोसा रखता है, एड देने में भरोसा रखता है। इंडिया मदद करेगा, इंडिया कहेगा मेरा दोस्त बनेगा, मजबूत बन के दोस्त बन। इंडिया की आदत क्या है, वो लोन वोन में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, खुद के पास नहीं है। हां, खुद के पास पैसा नहीं है तो लोन भले ही ना दे, लाइन ऑफ क्रेडिट दे देंगे कि आप इतना सामान हमसे ले दे लेंगे, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। दूसरा, इंडिया जो है वो एड देगा, मदद दे देगा। एड वो कि जरूरी नहीं है वो पैसे की फॉर्म में हो, सामानों की फॉर्म में। इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर इस लेवल पर है तो अफ्रीका में एड्स की जो चीपेस्ट दवाइयां हैं, चीपेस्ट वैक्सीन या चीपेस्ट मेडिसिन जो एड्स की होती हैं, वो इंडिया ने उन लोगों को प्रोवाइड करी। यस, यूरोपियन कंट्रीज जो एड्स की दवाई की एक महीने का जो पैकेज है वो 3,20,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के आसपास की एक फैक्ट है कि मोटे तौर पर 5 लाख रुपए महीने की दवाई यूरोपियन कंट्रीज दे रही होती हैं एड्स की। इंडिया ने वो 8 से 10,000 रुपए, 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए महीने तक की सप्लाई कर दी कि ठीक है हम तुम्हारे को सस्ती एड्स की दवाई ले रहे हैं। इंडिया की दवाइयों की वजह से, तभी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया कि इंडिया की सस्ती दवाइयों की वजह से, इंडिया की सस्ती वैक्सीन की वजह से अफ्रीका के बहुत सारे देशों के अंदर बहुत सारी डिजीज और बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल आया। इसीलिए यहां पर जो इमेज है, इंडिया की गुड बॉय वाली इमेज है और चाइना की बैड बॉय वाली इमेज है। अब इंडिया के पास भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, पैसा होना शुरू हुआ है, रिजर्व्स बढ़ने शुरू हुए हैं, इंडिया भी पावरफुल होना शुरू हुआ है। अब वो पंगे लेना शुरू कर रहा है और अब उनका सबका टारगेट, इन दोनों कंट्रीज का टारगेट अफ्रीका है, और खुल के अफ्रीका के अंदर दोनों के दोनों आमने सामने आ रहे हैं। यहां चाइना, भाई चाइना तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को डेवलप कर रहा है। जिबूती के अंदर उसका एक बेस है, ओमान के अंदर उसका एक बेस है, ग्वादर के अंदर उसका एक बेस है, ईरान के अंदर अब नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्बन टोटा उसके कब्जे में है, सिद्वे पोर्ट से लेकर कोको आइलैंड से लेकर यहां पर बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात केन्या के अंदर जो लामू पोर्ट है वो डेवलप कर लिया गया है। समझे, अगर आप देखेंगे तो यहां पर मोजाम्बिक के अंदर उसका पोर्ट है, तांजानिया के अंदर उसका पोर्ट है, तो इसी को कहा गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हालांकि मालदीव्स को तो उसके चंगुल से निकाल लिया, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो है ना। अब ऐसे में अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की आप बात करते हो भारत को घेरने के लिए, तो भारत हालांकि उसका जवाब यहां पर गार्लैंड ऑफ डायमंड्स के नाम पर दे रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो देशों के अंदर घुसते हुए भी अब इंडिया और चाइना दोनों आमने सामने हैं। बेस्ट एग्जांपल 2 दिन पहले खबर आई कि केन्या का लामू जो पोर्ट है उसे डेवलप करके अब फंक्शनल कर दिया गया है, और उसके बाद जो ये पूरे कॉरिडोर्स हैं केन्या से इथोपिया और केन्या से साउथ सूडान, ये चाइना अब डेवलप कर रहा है। लेकिन साउथ सूडान के रिसोर्सेज को औने पौने दामों में चाइना कब्जाना चाहता था। साउथ सूडान की गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं थी। अब उसको ब्लैकमेल करने के लिए चाइना ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाकर साउथ सूडान के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लेके आया। साउथ सूडान के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लेके आया, और रेजोल्यूशन ये लेके आया कि इस साउथ सूडान के ऊपर एक तो आर्म्स का बैन किया जाए, कि इसको आर्म सप्लाई मत करो। अब आर्म सप्लाई अगर नहीं होंगे, हथियारों की सप्लाई नहीं होगी, तो यहां पर जितने भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये कहा कि साउथ सूडान की प्रॉपर्टी को सीज कर लो, प्रॉपर्टी सीज कर लो। अब एक बात बताओ यार, पहले ही गरीब देश है,
लैंड लॉक्ड कंट्री है, रिसोर्सेज के ऊपर चाइना कब्जा कर लेगा, गवर्नमेंट के ऊपर चाइना कब्जा कर लेगा, उसकी गवर्नमेंट अपोज कर रही है तो तुम उसको हथियारों से लेकर दूसरी सप्लाई बंद करवा दो। और मजे की बात, यूनाइटेड नेशंस के अंदर 15 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, 5 जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो टेम्परेरी हैं, नॉन परमानेंट या टेम्परेरी हैं, जो 2 साल के लिए होते हैं। अब इंडिया इन 10 में शामिल है, 5 में चाइना शामिल है, यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और यूएस, रशिया, ये सारे परमानेंट में है और इंडिया इस तरफ है। नॉर्मली अब तक इंडिया की एक दब्बू देश वाली पॉलिसी क्या होती थी, यहां पैराडाइम शिफ्ट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना ऑफ इंडिया देखना पड़ेगा। नॉर्मली इंडिया की पॉलिसी कहां होती थी, यूज टू गो विद मेजॉरिटी वोट्स, कि जहां जहां मेजॉरिटी वोट होता था इंडिया वहीं जाता था कि ठीक है यार, जो जैसा सब कहें मैं वैसा ही करूंगा, जैसा सब कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पहली बार इंडिया ने क्लियर वर्ड्स के अंदर यहां पर 14 देश एक तरफ और इंडिया अकेला एक तरफ, इंडिया ने चाइना के लाए हुए उस रेजोल्यूशन का विरोध किया, जमकर विरोध किया कि मैं साउथ सूडान के साथ खड़ा हुआ हूं। और पहली बार एक सिग्नल दिया चाइना को कि बेटा अब अफ्रीका के कंट्रीज के अंदर तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा। आमने सामने हैं, क्लियर वर्ड्स में, मैसेज यही है ना। अब उसका नतीजा क्या है, इसके लिए इंडिया को फायदा क्या हुआ, पहला, सूडान के अंदर ग्राउंड्स मिलेंगे, सरकार से फायदा मिलेगा, केन्या के साथ भी कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, इथोपिया, और सबसे बड़ी बात, एक सिग्नल गया पूरे के पूरे अफ्रीका के कंट्रीज के अंदर, 56 देश हैं अफ्रीका के देशों के पास एक सिग्नल गया कि जितना वो कमजोर समझते थे इंडिया को, इंडिया इतना कमजोर नहीं है। अगर चाइना उनको अनड्यू सप्रेस करेगा, बेफालतू में दबाएगा, तो इंडिया खड़ा हुआ है। यहां से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा देशों के अंदर, देखो ये ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह उठाया और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ऐसे ऐसे 10-15 बार 20 बार करना पड़ेगा। और जब आप 10-15-20 बार करोगे, 10-15-20 बार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां से आपको कुछ ना कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ लोग जुड़ना शुरू होंगे, देश जुड़ना शुरू होंगे। और यहां इससे फायदा क्या होगा भाई, एक तो मार्केट, अफ्रीका की मार्केट जबरदस्त है, जबरदस्त मार्केट है अफ्रीका की, दूसरा अफ्रीका के रिसोर्सेज, और यार 56 देश अगर इस देश में शामिल हैं अफ्रीका के अंदर, और 56 देश एकदम से तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं, आधे भी खड़े हो जाते हैं, तो तुम्हारी पावर कितनी मजबूत होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर जनरल असेंबली से लेकर हर जगह पर बहुत ताकत होगी ना इंडिया की। इंडिया एक लीडर बन के उभरेगा, इन सारे देशों का फायदा मिलेगा इंडिया को, फॉरेन पॉलिसी मजबूत होगी। यस, इसीलिए इंडिया का जो स्टेप है गजब है, और चाइना को बढ़िया वाला एक मतलब हेड ऑन दिया है कि तेरी ऐसी तैसी, अब मनमानी नहीं चलेगी। ये कहने का बड़ा अच्छा मकसद था। आगे देखते हैं, उसमें जैसे भी डेवलपमेंट होगी उस पर डिस्कशन होता रहेगा, और अफ्रीका की फॉरेन पॉलिसी, अफ्रीका के अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लगातार पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।